चलो, आई होप यू इस क्वेश्चन को प्रयास किए हो, बनाए होगे। चलो हम बनाते हैं इसको। सवाल ये है कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज प्लस है, इसको यहाँ से रिलीज किया मतलब छोड़ा गया यू इक्वल टू 0 पे ये स्पीड से। अभी नीचे आएगा, क्यों आएगा नीचे? क्योंकि प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो ये नीचे क्या आएगा? क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो ई इंटू ई फोर्स से चार्ज ई है, ई इंटू ई से नीचे आएगा ये। और फोर्स जब नीचे लगेगा तो आएगा आते एक ऐसा समय आएगा जब ये चार्ज जो है इसको टकराएगा ऐसे। मान लो कि इसको टाइम लगा टी पी, प्रोटॉन को टाइम लगा टी पी। अब देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ, एरो नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। माइनस चार्ज होता है तो फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा माइनस ई इंटू ई ऊपर, और ऊपर लगेगा तो ये चार्ज जो है जाएगा ऊपर जाते एक ऐसा समय आएगा जब ये जो है इस प्लेट से ये टकराएगा। इसका सेपरेशन एल है, इसका भी सेपरेशन एल है। लेट्स दिस इज टी ई। अब बोल रहा है कि कौन सबसे पहले जो है पहुंचेगा, टीपी पहुंचेगा, प्रोटॉन पहुंचेगा सबसे पहले नीचे कि इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा सबसे पहले ऊपर? ये सवाल है। मैंने प्लेट को कौन सबसे पहले टच करेगा, ठीक है, इसको ये सवाल है मेरा। तो जिसको कम समय लगेगा वो सबसे पहले टच करेगा। तो देखते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे कम समय किसको लगता है। ऑलराइट, चलो। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल करना है एल, इसको भी करना है एल, और एक्सेलरेशन कितना है? तो फोर्स पहले देखते हैं, उसके बाद एक्सेलरेशन देखेंगे कितना है। तो फोर्स है कितना? एफ ई इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्यू इंटू ई। तो एक्सेलरेशन होता है क्यू ई अपॉन एम। देखो एम को नीचे ले आए तो क्यू ई अपॉन एम, एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन जो है वो क्यू ई अपॉन एम है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू, इलेक्ट्रॉन के लिए ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मास एम ही लिख दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ये। फॉर प्रोटॉन के लिए क्या होगा? तो प्रोटॉन के लिए होगा एक्सेलरेशन कितना होगा प्रोटॉन के लिए? तो होगा प्रोटॉन हो जाएगा ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि दोनों केस में जो है डिस्टेंस ट्रेवल जो है सेम है। दोनों केस में अगर डिस्टेंस ट्रेवल सेम है तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ एल इज इक्वल टू क्या होगा? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यू कितना है? 0। इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया है, रिलीज करते समय स्पीड कितना है? 0 इंटू टाइम टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है? ई अपॉन एम इंटू कितना? टी स्क्वायर, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। तो बताओ एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा कितना? ई अपॉन 2m इंटू टी ई स्क्वायर। 2m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2m एल अपॉन ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कितना? √2ml अपॉन ई इंटू ई, इतना आ जाएगा, ठीक है। (2ml अपॉन ई इंटू ई आ जाएगा, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन का टाइम आया। उसी तरह प्रोटॉन का भी निकाल लेते हैं फॉर प्रोटॉन के लिए। तो फॉर प्रोटॉन के लिए देख लो, तो प्रोटॉन के लिए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस उसको भी यू करना है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एल प्रोटॉन को भी रिलीज किया गया था 0 इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना था? ई अपॉन एम इंटू ई पी। यहाँ पे एम ई है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मास के लिए है। यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इंटू टी ऑफ पी का स्क्वायर। तो यहाँ पे टी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लेना, तो आ जाएगा 2mPL अपॉन ई इंटू ई, ये आ जाएगा। अब बताओ कि दोनों में हम कंपेयरिंग करते हैं कि टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन आया कितना? 2mEL अपॉन कितना? ई इंटू ई। और टाइम ऑफ प्रोटॉन कितना आया? 2mP इंटू एल अपॉन ई इंटू ई। अब बताओ यहाँ पे कि 2L E और E सेम है, 2L E और E सेम है। टाइम डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पे? मास पे। जिसका ज़्यादा मास होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। अब तुमको पता होगा
कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1837 टाइम ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन थे, तो प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एमपी पे डिपेंड कर रहा है, एमपी ज़्यादा तो टी भी ज़्यादा। तो बताओ कि एमपी ज़्यादा है और एमई कम है, तो बताओ कि प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन को ज़्यादा समय लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन से, तो प्रोटॉन जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो ज़्यादा समय लगाएगा। तो सबसे पहले कौन पहुँच जाएगा? अब इसको कम समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आंसर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले वो हमारा पहुँचेगा। क्लियर हुआ ना? चलो, तो अच्छी सवाल थी। अगला सवाल नहीं, अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आराम से समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि इसको समझाने के लिए हमको एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है और यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताओ कि सबसे पहले स्प्रिंग के अंदर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन है, तो तुम बोलोगे कि नहीं सर, ऐसे ही नेचुरल लेंथ पे है, जितना पहले लेंथ था कॉम्प्रेशन जीरो है। अगर एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन जीरो है तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ पे है, ना स्प्रिंग इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, स्प्रिंग किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन आगे हम क्या किए कि अगला में हम क्या किए कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम आगे खींच दिए, इसको। पहले स्प्रिंग यहाँ पे था, यहाँ पर, ठीक है। अब जो है स्प्रिंग को थोड़ा सा हम आगे एक्स डिस्प्लेस कर दिए आगे। जैसे ही आगे डिस्प्लेस कर दिए तो स्प्रिंग जो खींच जाएगा तो स्प्रिंग चाहेगा कि किधर आए हम, पीछे आए। स्प्रिंग जो है हमेशा फोर्स लगाएगा किधर, पीछे की तरफ, दैट इज एफएस। स्प्रिंग जो है लगातार इसको अपने तरफ खींचेगा। पहले जो है ये ना खींच रहा था, ना एक्सटेंशन था, ना कॉम्प्रेशन था। अगर ना एक्सटेंशन था ना कॉम्प्रेशन था तो किसी भी प्रकार के स्प्रिंग के अंदर जो है फोर्स नहीं लग रहा था, कोई भी प्रकार का स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा था। यहाँ पे एफएस कितना था? जीरो, कोई भी स्प्रिंग फोर्स नहीं था। लेकिन जब हम वर्क किए इस स्प्रिंग पे, इस एम मास को इस स्प्रिंग के अंदर जो है इसको खींच दिए, मैंने स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कर दिए, तो स्प्रिंग जो है अब इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे क्या हो गया कि ये स्प्रिंग खींच रहा है? तो सुनो, स्प्रिंग जो है पहले नहीं खींच रहा था, अब खींच रहा है। स्प्रिंग के पास ऐसा पावर कैसे आ गया कि वो स्प्रिंग खींचने लगा? पहले तो नहीं खींच रहा था। तो सुनो, पहले जब स्प्रिंग नहीं खींच रहा था तो एक रीजन था। क्या रीजन था? रीजन ये था कि स्प्रिंग में किसी भी प्रकार के हम वर्क नहीं किए थे। स्प्रिंग में किसी भी प्रकार का हम वर्क नहीं किए थे तो स्प्रिंग जो है नहीं खींच रहा था। लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग पे वर्क कर दिए, हम इसको खींच दिए, तो हमारा एनर्जी जो है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया? स्प्रिंग के अंदर। अब हमारा एनर्जी जो है स्प्रिंग ले लिया, पहले नहीं लिया था तो ना खींच रहा था ना कंप्रेस कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, स्प्रिंग किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा रहा था। लेकिन जब हम वर्क किए इस एम मास पे, इसको खींच दिए, तो हमारा एनर्जी कहाँ चल गया? स्प्रिंग में चल गया। और स्प्रिंग हमारे एनर्जी से क्या करेगा कि इस स्प्रिंग को अपने तरफ खींचेगा। या हम क्या करेंगे कि इस स्प्रिंग को हम दबा देंगे, ऐसे यहाँ पे स्प्रिंग को दबा दिए तो हमारे एनर्जी जो है इस स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया, और वो हमारा एनर्जी जो है क्या करेगा? कॉम्प्रेस जो है धक्का लगाने में काम आएगा, पुश करने में। यहाँ पे स्प्रिंग पुल कर रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग पुश कर रहा है। तो एक पुल और पुश जो है वो किसके कारण आया? हमारे कारण आया। जब हम वर्क किए, बिना वर्क के पॉसिबल था? नहीं। स्प्रिंग किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर रहा था जब इसमें एनर्जी नहीं था। हम जब इस पर वर्क किए तो हमारा एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गया? स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग जो है उससे वर्क करने लगा। बस इसी पे बेस्ड एक और है मेथड, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
जैसे मान लो कि एक चार्ज है Q, ठीक है, एक चार्ज है Q, इसका चारों तरफ क्या है, फील्ड है, इसका चारों तरफ क्या है, हमारा फील्ड। अब हम क्या किए कि एक छोटा सा चार्ज Q लिए इन्फिनिटिव से, एक छोटा सा चार्ज Q लिए इन्फिनिटिव से लें और लाए, जैसे 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 हम यहाँ पर लाना शुरू किए, जैसे ही इसके फील्ड में लाएं तो ये फील्ड जो है, इसका फील्ड, चार्ज नहीं फील्ड, इस चार्ज का फील्ड इस पर जबरदस्त फोर्स लगा दिया, ऐसे Q इंटू ई, फोर्स लगा दिया इधर। जैसे ही इस चार्ज पे फोर्स लगा इधर, मैंने रिपेल किया इसको इधर, तो ये चार्ज जो है हम ला रहे थे इधर, डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे आगे, और फोर्स लग गया पीछे। अब हम चाहते हैं कि एक Q चार्ज को यहाँ तक लाना, इससे R डिस्टेंस दूर। हम चाहते हैं कि इस Q चार्ज को हम कितना दूर लाना, इससे R डिस्टेंस दूर लाना, हम इसको यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर लाने के लिए हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, वर्क। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि सुनो, जैसे ही ये चार्ज इन्फिनिटी पे था, चार्ज जब इन्फिनिटी पे था तो ये न Q चार्ज को धक्का दे रहा था, ना ट्रैक कर रहा था। ये कहाँ, हम कहाँ, मतलब हम अभी चार्ज नहीं, ये चार्ज ए कहाँ इन्फिनिटी पे। लेकिन जैसे ही इसके फील्ड में आया, इसके नज़दीक आया, तो अब जो है इसको धक्का लगाना शुरू किया। ऐसा क्या हो गया, तो हम जब इसको वर्क किए, जब हम वर्क किए, इस Q चार्ज को इसके फील्ड में लाने का प्रयास किए, तो हमारा वर्क कहाँ गया, तो हमारा वर्क जो है Q चार्ज और Q चार्ज में क्या हो गया, स्टोर। और इस Q चार्ज और इस Q चार्ज में स्टोर होने की वजह से क्या हुआ कि इसके बीच में ये एनर्जी को यूज करने लगा, Q इसको धक्का देने लगा, हमारा ही एनर्जी का इस्तेमाल किया। अगर हम नहीं लाते यहाँ से तो ना धक्का देता, ना ट्रैक करता। लेकिन हम जैसे ही इस Q चार्ज को इसके फील्ड में ला दिए तो हमारा एनर्जी का यूज करने लगा, कौन, Q। किस फॉर्मेट में, तो ये Q चार्ज और Q चार्ज के बीच में एक एनर्जी बन गया। अब हम चाहते हैं कि इस प्लस Q, छोटा चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक लाना, R डिस्टेंस दूर, तो हमको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है इधर और हम चाहते हैं इधर जाने के लिए, हमको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वही वर्क जो है इस Q चार्ज पे कितना करना पड़ेगा, वही जो है वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। समझ में आया, चलो पहले डिफाइन करते हैं। When a test charge is bring from infinitive to an electric field, then electric field with constant velocity against electric force, then work done by external agent is known as electric potential। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताएं कि जैसे ही इस Q चार्ज को इन्फिनिटिव से यहाँ पर लाएंगे तो इस पर फोर्स लग जाएगा इधर, क्योंकि Q चार्ज इसको रिपेल करेगा नहीं, चार्जेज रिपेल नहीं करते हैं। अभी बता दिए कि चार्जेज के द्वारा जो फील्ड जनरेट है वो रिपेल करते हैं, इस पर फोर्स लग जाएगा इधर की तरफ, Q इंटू ई। और जैसे ही Q इंटू ई फोर्स लगेगा इधर, तो ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको इधर लाने के लिए, इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने से वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क जो है क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो मान लो कि Q चार्ज पे हमको वर्क करना पड़ा क्या, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, छूट गया थोड़ा सा, Q चार्ज पे वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा W बाई Q, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, बराबर हो गया W बाई Q। ठीक है, V बराबर कितना हो गया, W बाई Q हो गया। अच्छी बात है। यूनिट का बात करते हैं, तो यूनिट होगा जूल और नीचे होगा कुलम, जूल पर कुलम। वर्क का यूनिट जूल होता है, जूल पर कुलम को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। समझ गए? अच्छा, जूल पर कुलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं।
ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके हम तुमको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा उससे। क्वेश्चन है कि एक चार्ज है यहाँ पे क्यों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, थोड़ा सा गलती हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब एक बात बताओ कि एक चार्ज है Q, ये 2 कूलम का है, और इस Q 2 कूलम के चार्ज को हम लाना चाहते हैं कहाँ, यहाँ पे P पॉइंट पे। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट T। इस सवाल का मतलब समझो क्या है। इस सवाल का मतलब है कि अगर एक चार्ज Q लेंगे 2 कूलम का, और इसको इन्फिनिटिव से इस P पॉइंट पे लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज पे, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे दे दिया है वर्क का वैल्यू 100 जूल, हमको फाइंड करना है P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो तो बताओ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी तुरंत फॉर्मूला बताया था W/Q, ठीक है, W/Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W कितना है, W है हमारा 100 जूल अपॉन चार्ज कितना है 2 कूलम, 2 से 50 बार में 50 जूल पर कूलम, 50 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं बेटा, वोल्ट बोलते हैं, 50 वोल्ट। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, एक चीज़ और बताते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 कूलम को चार्ज को ला रहे हैं वहाँ पे, तो हमको वर्क करना पड़ा है 100 जूल का, तो 1 कूलम चार्ज को, अगर हम 1 कूलम चार्ज को वहाँ से लाएंगे तो 100 बाई कितना करना पड़ेगा 2, 50 जूल का, और 1 कूलम चार्ज को वहाँ से वहाँ तक इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में, उसी को तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमारा पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ जाएगा P पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे ही समझाते हैं सवाल। मान लो कि यहाँ पर एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, यहाँ पे एक 3 माइक्रो कूलम का एक चार्ज है, और एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट का पोटेंशियल जो है दिया हुआ है 900 वोल्ट। सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पॉइंट P पॉइंट पे लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सवाल है। बहुत आसान है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, हमारा सवाल है। तो करते हैं सॉल्व। देखो एक बात बताओ कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज को अगर यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तुमको वर्क क्यों करना पड़ेगा, ये पहले समझो। तो जैसे ही इसके फील्ड में ये इंटर होगा 3 माइक्रोकूलम, ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, इसको धक्का देगा इधर, अब फोर्स लगेगा इधर, कितना लगेगा 3 × E, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q × E होता है, तो Q है 3 माइक्रोकूलम × E, तो 3 × E फोर्स लगेगा इधर। लेकिन हम तो चाहते हैं यहाँ लाने के लिए ना, तो हमको इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स लगा के वर्क करना पड़ेगा, और तब ना यहाँ पर लाएंगे हम वर्क करके। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रहा है इसके अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क हमको निकालना है, निकाल देंगे। एक बात बताओ कि मान लेते हैं कि 3 माइक्रोकूलम चार्ज को वहाँ से वहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा W। तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में कितना पड़ेगा, 3/3 माइक्रोकूलम।
और 1 माइक्रोकूलम चार्ज को लाने में जो पी पॉइंट पे वर्क करना पड़ता है वही तो क्या कहलाता है, पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W/3 माइक्रोकूलम। पी पॉइंट पे पोटेंशियल सवाल में ही दिया हुआ है कितना, 900 वोल्ट बराबर W नहीं पता, 3 माइक्रोकूलम को 3, देखो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। 1 माइक्रोमीटर सॉरी 1 मिलीकूलम इक्वल टू 10⁻³ कूलम। याद रखना 1 नैनोकूलम इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम। ये माइक्रो का मतलब 6, माइक्रो मतलब याद रखना, माइक्रो मतलब 6 मिली, ये मिली है हमारा, मिली। अब ये क्या है, नैनो, ये क्या है हमारा, नैनो। याद रखना अगर यहाँ पे इसी को ही हम आगे जो है एक्सचेंज करेंगे, जैसे 1 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो यहाँ पे 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा, कूलम के एम्पियर। मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, आगे पढ़ेंगे। तो 1 माइक्रोकूलम इक्वल 10⁻⁶ कूलम, तो इसके जगह पे 10⁻⁶ कूलम बदलना पड़ेगा। इसको गुना करो तो W बराबर हो गया 900 × 3 × 10⁻⁶, तो कितना हो जाएगा, W बराबर 9×3 = 2700 × 10⁻⁶। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो हमको इतना वर्क जो है करना पड़ेगा इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में। क्लियर हुआ। चलो एक और तरीका है इसको, V बराबर क्या है, W/Q। V कितना है, V है 900 बराबर W नहीं पता, Q कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो W बराबर हो जाएगा 900 × 3 माइक्रोकूलम। तो 900 × 3 माइक्रोकूलम को लिखेंगे 3 × 10⁻⁶ कूलम, वोल्ट हो जाएगा, वर्क का यूनिट जूल। 900 × 3 = 2700 × 10⁻⁶ जूल। हो गया आंसर। चलो एक और सवाल करते हैं, क्लैरिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमको जितना इस क्वेश्चन करोगे उतना समझोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे, और एक इन्फिनिटी पे एक चार्ज है लेट्स 2 कूलम का। इसको एक बार ला रहे हैं P पॉइंट पे, एक बार ला रहे हैं Q पॉइंट पे। P पॉइंट पे लाने पे जो वर्क करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 200 जूल। Q पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो हमारा है 400 जूल। सवाल है फाइंड द, पहला सवाल P पॉइंट पे पोटेंशियल, Q पॉइंट पे पोटेंशियल, P पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस Q पॉइंट पे पोटेंशियल, सॉरी Q पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस P पॉइंट पे पोटेंशियल। ये सवाल है, फाइंड करेंगे, क्या दिक्कत है। चलो समझो, इस क्वेश्चन से तुमको हम कुछ बताना चाहेंगे। देखो P पॉइंट पे एक Q चार्ज को 2 कूलम चार्ज को P पॉइंट पे लाने में जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हमारे द्वारा। क्यों, जैसे ही 2 कूलम को यहाँ पर लाएंगे हम तो इस पर फोर्स लग जाएगा इधर, फोर्स लग जाएगा इधर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स लगेगा हमारा इधर ही, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर। अब इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो हम जो चाह रहे हैं इधर लाने के लिए तो हमको अपने से वर्क करना पड़ेगा ना, उल्टा डायरेक्शन में ला रहे हैं तो उल्टा डायरेक्शन में जब हम ला रहे हैं तो हमको अपने से वर्क करना पड़ेगा, वर्क अपने से करना पड़ेगा। तो वही तो वर्क क्या कहलाता है, पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल कहलाता है। तो बताओ कि P पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा कितना, वर्क डन बाई इन्फिनिटी टू कहाँ से कहाँ तक, P तक, अपॉन चार्ज Q, W/Q होता है। तो W जो है वो कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में, तभी ना P पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइंड है। तो इन्फिनिटी से P तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ा है, 200 जूल। देखो दिया है सवाल में, अपॉन चार्ज, चार्ज कितना है 2, तो 2 से जूल पर कूलम क्या होता है, वोल्ट, तो 100 वोल्ट। मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में 100 वोल्ट जो है वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, इसको यहाँ से Q पॉइंट पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन बाई इन्फिनिटी टू Q पॉइंट अपॉन कितना Q, यहाँ से यहाँ तक वर्क करने में कितना बढ़ रहा है, 400 जूल अपॉन 2 कूलम, जूल पर कूलम वोल्ट कहलाता है, 2 से 200 बार में, तो हमारा आंसर आ गया 200 वोल्ट्स। मतलब यहाँ से यहाँ तक P पॉइंट पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट्स और P पॉइंट पे पोटेंशियल है 100 वोल्ट्स। अरे आना भी चाहिए, क्योंकि Q चार्ज को यहाँ तक लाने में और इस Q चार्ज को यहाँ तक लाने में सबसे ज़्यादा वर्क कहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा।
यहाँ पे कम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि नज़दीक लाना है। पहला सवाल बना लिए, दूसरा सवाल बना लिए, तीसरा सवाल क्या है, वी क्यू माइनस वी पी। तो तीसरा सवाल है वी क्यू माइनस वी पी। तो वी क्यू कितना है, वी क्यू कितना है, तो तुम बोलोगे कि वी क्यू है 200 जूल वोल्ट्स माइनस 100 वोल्ट्स। 200 वोल्ट्स में से 100 वोल्ट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 वोल्ट्स। ठीक है ना। इस वी क्यू माइनस वी क्यू जो है एक पोटेंशियल और दूसरे पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसका नाम रख देंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम रख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस कि किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या आता है, 100 वोल्ट। तो अगला हेडिंग लगाओ, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 points are called पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर हुआ ना। दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, समथिंग लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और क्यू चार्ज को इन्फिनिटिव से पहले ए पे लाते हैं और फिर बी पे लाते हैं। तो बताओ कि ए पे पोटेंशियल डिफाइन होगा वी ए, और इन्फिनिटिव से क्यू चार्ज को बी पर लाएंगे तो बी पॉइंट पोटेंशियल डिफाइन होगा वी बी। तो बताओ कि हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल को हटा दो, तो वी पॉइंट पे पोटेंशियल लोअर हायर है, ए पॉइंट पे लोअर है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी हो गया। ठीक है, दो ठो पॉइंट के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी लिख सकते हैं हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। सवाल समझ में आया, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल हो गया। क्लियर हुआ। अच्छा, डेल्टा भी बराबर हो गया वी बी माइनस वी ए बराबर वर्क डन बाई, अब इन्फिनिटिव से क्यू नहीं है और पी नहीं है, बी टू ए है, अपन कितना क्यू, हम बी से ला रहे हैं, ए से बी ला रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो ए टू बी अपन कितना क्यू। अच्छा, वर्क डन बाई ए टू बी कितना हो जाएगा, क्यू, तो गुना कर लो डेल्टा बी। ठीक है, ये हो गया। चलो एक सवाल करते हैं इस पर, तब समझ में आएगा। यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स ए, लेट्स यहाँ पे बी है। बी पॉइंट पे पोटेंशियल है 200 वोल्ट और ए पॉइंट पे पोटेंशियल है 400 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि एक क्यू चार्ज लिए होंगे और क्यू चार्ज को ए बी पॉइंट पे लाए होंगे तो वर्क करना पड़ा होगा 200 वोल्ट का, और क्यू चार्ज को यहाँ से ए पॉइंट पे लाए होंगे तो वर्क करना पड़ा होगा 400 जूल पर कूलम। अब एक बात बताओ, इसका मतलब एक यहाँ पे एक कूलम चार्ज को बी पॉइंट पे लाए होंगे तो वर्क करना पड़ा होगा 200 वोल्ट, और एक कूलम चार्ज को ए पॉइंट पे लाए होंगे तो वर्क करना पड़ा होगा 400 वोल्ट। ये है। अब हम एक कूलम चार्ज को बी से ए ला रहे हैं। सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए चार्ज 1 कूलम फ्रॉम बी टू ए। बी से ए तक लाने में हमको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये सवाल है। ठीक है, चलो देखो, जैसे ही हम बी पॉइंट और यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट उल्टी लिख दिए हम, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है। यहाँ पे 400 वोल्ट है, सॉरी 200 वोल्ट, यहाँ पे 400 वोल्ट। अब यहाँ पे एक कूलम चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं,
तो वर्क डन बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बी बी माइनस भी ए, ये ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, 400 माइनस 200 वोल्ट, मतलब बी से ए से बी तक लाने में हमको वर्क वोल्ट कितना हो गया, 200 वोल्ट। पोटेंशियल क्या होता है, 200 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ा। डेल्टा बी बराबर कितना, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक, बी टू ए सॉरी ए टू बी अपॉन चार्ज क्यू बराबर कितना, 200 वोल्ट। क्यू 1 कूलम है, 1 कूलम मल्टीप्लाई करो तो वर्क ए से बी तक करने में कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट इंटू 1 कूलम। वोल्ट क्या होता था, जूल पर कूलम होता था, कूलम से कूलम कैंसिल, अब हमारे पास आंसर आ गया 200 जूल। मतलब ए से बी तक वर्क करने में जो है हमको 200 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। चलो तो हमारे पास एक फॉर्मूला बताए थे हम, वर्क डन इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा भी, तो सॉरी उल्टी लिख दिए। अब एक फॉर्मूला बताए थे, डेल्टा भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा भी बताए थे ना। डेल्टा भी क्या था, 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल वर्क डन, क्यू कितना है 1 कूलम इंटू डेल्टा भी कितना है 400 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क डन इक्वल टू हो गया 1 कूलम इंटू 200 वोल्ट, तो आंसर 200 जूल, वर्क का यूनिट जूल होता है, लास्ट में लिख दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यूनिट जो होगा, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या होगा हमारा, वोल्ट होगा। अच्छा एक सवाल करते हैं छोटा सा, बढ़िया सवाल है, ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। कॉन्सेप्ट वाला, कॉन्सेप्ट क्या है, डिफाइन करो 1 वोल्ट को, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन तुरंत कर सकते हो, देखो हम तुमको एक सवाल से समझा देते हैं। सवाल क्या है समझो, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब एक क्यू चार्ज जो है यहाँ पे 1 कूलम का हम ले लिए, और 1 कूलम चार्ज को अगर हम इन्फिनिटिव से पी पॉइंट पे लाएं और हमको वर्क करना पड़ा 1 जूल, तो बताओ पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पहले इस सवाल का हमको आंसर बताओ। तो बहुत आसान, वर्क का फॉर्मूला होता है कितना, भी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू, तो भी इज इक्वल टू कितना हो गया, डब्ल्यू कितना करना पड़ा 1 जूल अपॉन चार्ज कितना 1 कूलम, जूल पर कूलम क्या होता है वोल्ट, तो 1 वोल्ट। मतलब 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटिव से कहाँ लाना पड़ेगा, किसी पॉइंट पी पर। तो किसी 1 कूलम चार्ज को किसी पी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है 1 जूल का बराबर हो, तो पोटेंशियल होगा कितना 1 वोल्ट। वही लिख दो, व्हेन 1 कूलम चार्ज bring from infinitive to a point P in electric field, then work done by external agent is equal to 1 joule, then potential at point P will be 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर हुआ। तो एक पॉइंट पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए क्या करो कि 1 कूलम का चार्ज लो और उसको इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पर ला दो, और उसमें जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट करना पड़ेगा दैट विल बी 1 वोल्ट के बराबर होगा। क्लियर हो गया। चलो तो हम जो है तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिए, ठीक है ना, अच्छी तरीके से हम बता दिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, चलो आराम से समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम छोटा सा एक टर्म डिफाइन करते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर याद करो कि एक नोट पॉइंट हम तुमको बताए थे। क्या बताए थे नोट पॉइंट? कि मान लो कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं। कंडक्टर को क्या करते हैं? चार्ज। और एक कंडक्टर है, कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर एक कंडक्टर है, अगर इसको चार्ज करते हैं तो चार्जेस जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? प्लस प्लस रिपेल करेंगे। और याद करो ये रिपेल कर करके कहाँ पहुँच जाते थे? सरफेस पे पहुँच जाते थे। तो ये सारे चार्जेस जो हैं वो कहाँ पे जम जाएंगे? जाके सरफेस पे जम जाएंगे। कंडक्टर में तो ऐसा प्रॉपर्टी हम बता ही थे कि अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो सारे चार्जेस जो होते हैं रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये सारे चार्जेस जो हैं जाके कहाँ पे जम गए? सरफेस ऑफ कंडक्टर पे जम गए। अच्छी बात है। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से। अब इस कंडक्टर को हम क्या किए, ये जो कंडक्टर आया प्लस चार्ज वाला, प्लस चार्ज वाला, प्लस चार्ज वाला, इसको हम किसी ऐसे चीज से लगा दिए, ऐसे चीज से लगा दिए सोर्स से, जो प्लस चार्ज जो है इसके थ्रू चलना शुरू किया। प्लस चार्ज जो है जैसे ही इसके थ्रू चलना शुरू करेगा तो ये प्लस चार्ज जो है इसके थ्रू बहना शुरू हो गया। अब ये चार्जेस जो है वो ऐसे से घूमने लग गया। ये पहले रेस्ट पे था, ये सारे जो है किस पे था? रेस्ट पे। लेकिन जैसे ही इसको किसी कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिए, कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिए, तो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ये प्लस चार्ज जो है ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो गया। ऐसे प्लस चार्ज ऐसे निकल रहा है, अब ऐसे सर्कुलेट होने लगा इस पूरे सर्किट में, ऐसे ऐसे ही डायरेक्शन में सर्कुलेट होने लगा। अब जैसे ही ये जो है चार्जेस सर्कुलेट होने लगा तो इसको हम कैसे समझाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा हम तुमको इस वायर का टॉप व्यू दिखाते हैं। कौन सा वायर का? तो देखो इतना दूर जो वायर है ना, इसको हम पूरा वायर का नहीं, थोड़ा समझाने के लिए, पूरा सा थोड़ा सा वायर समझाने के लिए जो है हम उसको सर्कुलेट कराने के लिए समझा रहे हैं। देखो हम उतना जो वायर है उसको कट कर लिए, ऐसे ऐसे उतना दूर वायर जो है हम कट कर लिए। अब ध्यान से देखो, ऐसे वायर के अंदर जाके हम देख रहे हैं, अंदर वायर के अंदर जब हम कट कर लिए तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। देखो इसके अंदर बहुत सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब प्लस चार्ज भी है, प्लस चार्ज भी है। अभी ना बताएं कि ये जो है हम इसे वायर से जोड़ दिए तो प्लस चार्ज ऐसे सर्कुलेट होने लगा। प्लस चार्ज सर्कुलेट नहीं हो रहा है, हम तुमको बता रहे हैं क्या हो रहा है। जैसे ही इस कंडक्टर को जोड़ दिए ऐसे, तो ये सोर्स से, तो ये सोर्स जो है इसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया, चार्ज को सर्कुलेट कराने लगा गोले गोले इस डायरेक्शन में, ऐसे पूरा सर्कुलेट होने लगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो Q इक्वल टू 1 कूलम है। N हमको फाइंड करना है, N इंटू ई इक्वल टू 1 कूलम। N इंटू ई के जगह पे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। पीछे देख लेना थोड़ा सा, बता दिए ना। चलो, तो 1 कूलम चार्ज पे इतना चार्ज जो है होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन 2 कूलम चार्ज। तो बताओ कि Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। और Q तो 2 कूलम है, N नहीं पता, E का वैल्यू 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। इसको नीचे लाओ तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कूलम बाई, कूलम से कूलम कैंसिल, 2 बाई 1.6 गुने 10 का पावर -19। तो 2 गुने, इसको सॉल्व किए थे तो याद है ना, आया था 6.25 गुने 10 का पावर 18। इसको सॉल्व कर लेना। तो
कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, दूना 4 1 5, 6 दूना 12 पॉइंट 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब 2 कूलम चार्ज पे अगर इलेक्ट्रॉन देखे तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझो यहाँ पे इसका मतलब क्या है। मान लो कि 1 कूलम चार्ज पे हम देख लिए कि आया 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ प्रोटॉन लिखना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा प्लस में 12.50 गुने 10 का पावर 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस में हो जाएगा 12.50 गुने 10 का पावर 18। लेकिन टोटल देखो जीरो आएगा। कोई भी बॉडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पहले से न्यूट्रल होता है इनिशियली यूनिवर्स में। 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन है 1 कूलम पे। अच्छी बात है, नोट पॉइंट लिख लो। अगर मान लो कि कुछ पूछ देगा 3 कूलम चार्ज पे बताओ, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6.2 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 4 कूलम पे पूछ दिया तो 4 गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। ऐसे कुछ भी कितना हूँ कूलम पे, मान लो कि 100 कूलम पे पूछ दिया तो 100 गुने कर देंगे 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया। तो 1 कूलम चार्ज पे होता है 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। देखो ऊपर जाके प्रूफ कर दिए। अब एक हम सवाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक करंट का है। सवाल ए है कि ए करंट कैरिंग वायर, ए करंट कैरिंग वायर of uniform cross-sectional having current is 10 ampere. What is meaning of this current? 10 एम्पियर का मतलब क्या है, ये सवाल है। आराम से समझो, करंट का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होने वाला है। चलो, जैसे देखो यहाँ पे एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एक वायर है, हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। मतलब यहाँ पे एरिया हर जगह क्या है, सेम है, हर जगह एरिया क्या है, सेम। अब बताओ कि करंट इक्वल टू 10 एम्पियर है। कितना है करंट, 10 एम्पियर। करंट 10 एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, तो करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। तो 10 एम्पियर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 कूलम बाई 1 सेकेंड, 10 कूलम बाई 1 सेकेंड। कूलम पर सेकेंड फिर से क्या नाम दे देंगे, एम्पियर, जो लिखा हुआ है। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर बोलते थे, ऊपर जाके देख लो। तो बताओ कि यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम। इसका मतलब है, मतलब 10 एम्पियर लिखा है, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है। कहाँ से, तो 10 कूलम चार्ज का फ्लो हो रहा है एक ऐसे क्रॉस सेक्शन से, ऐसे 1 सेकेंड में T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इससे कितना चार्ज फ्लो हो गया, 10 कूलम का चार्ज फ्लो हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब ए होता है। इसका मतलब समझ में आया ना कि 10 एम्पियर है, तो इसका मतलब है 1 सेकेंड में कितना एम्पियर कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलम। लेकिन हम पूछेंगे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो बताओ कि 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो अभी बताया 10 कूलम मैंने 10 गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना। तो इसका मतलब है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6.25 गुने 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का पावर 18 हुए 19, इतना इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज Q 10 कूलम फ्लो हो रहा है, तो इसके अंदर से इधर से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपोजिट घूमता है। कितना फ्लो हो रहा है, 6.25 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार इससे क्या हो रहा है, फ्लो होने वाला है, इससे फ्लो हो रहा है ऐसे, इस क्रॉस सेक्शन से। कितना सेकेंड में, 10, 1 सेकेंड में। एक और क्वेश्चन, चलो इसके बारे में तो बता दिए। इसका मतलब है कि 10 एम्पियर का मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 कूलम चार्ज किसी
क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। अगर तुमको 10 कूलम नहीं बोलना है तो ऐसे बोलो कि 6.25 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन जो है पास हो रहा है। समझ में आया ना? याद रखना। जैसे एक और क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन, मान लो कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया का एक लूप है। मान लो कि इससे I इक्वल टू 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तो I इज इक्वल टू 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तो I इज इक्वल टू 50 एम्पियर करंट का फ्लो मतलब हो रहा है कि I इज इक्वल टू कितना है? 50 एम्पियर। अच्छी बात है। तो 50 एम्पियर के लिखेंगे कूलम पर 1 सेकेंड, लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में लगातार 50 कूलम चार्ज जो है इधर से पास हो रहा है इस वायर से। इसका मतलब है कि इन 1 सेकेंड 50 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू द वायर इन, समझ में ना, वायर। अब 50 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। इसको एक ऐसे तरीके से बोल सकते हैं कि 50 गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है इधर से गुजर गया। कितना सेकेंड में? T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में। क्लियर हुआ ना? तो करंट का मतलब समझ में आ गया। करंट अगर मान लो कि 60 एम्पियर है, करंट अगर 60 एम्पियर है तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो 60 कूलम चार्ज जो है फ्लो हो रहा है। 60 कूलम चार्ज का मतलब 60 गुने 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा। यहाँ पर R रेडियस का है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास m है। u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सवाल है फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 रिवॉल्यूशन। ये सवाल है। तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू कितना? Q बाई टी। तो I इज इक्वल टू Q, Q कितना है? तो Q है हमारा E और टाइम। एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम पीरियड। टी कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे टी। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डबल करना है 2 पाई r अपॉन टाइम लग रहा है मान लो t। स्पीड कितना से? u से। तो u इक्वल टू हो गया 2 पाई r अपॉन टी। हमको t निकालना है तो t इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 पाई r अपॉन u। अब ए t जो है यहाँ पे क्या कर देंगे हम? तो i इज इक्वल टू हो जाएगा e अपॉन 2 पाई r अपॉन कितना? u। u चल जाएगा ऊपर और करंट हमारे यहाँ पास आ जाएगा e इंटू यू अपॉन 2 पाई r। मतलब का इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा हो तो बता दिए हम पहले ही कि करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और उसका वैल्यू होगा हमारे पास ई यू अपॉन 2 पाई r। ओके, चलो तो इतना ही याद रहने देते हैं। करंट हम बता दिए हैं और भी कल हम सवाल करेंगे। बाय।